बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे आ ही चुके हैं। 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पूरे भारत में हमारे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स कोरियर के माध्यम से भेजे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए हों, चाहे वो यूजीसी नेट के लिए हों, चाहे वो डीएसएसबी के लिए हों, चाहे वो यूपी के एग्जाम्स के लिए हों, सबके लिए पूरे इंडिया में हमारे कोरियर से जाते हैं। इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना एग्जाम कौन सा देना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले 2-3 दिनों में टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि जो 10:30 बजे के बाद वाले जो पेड क्लास है उन बच्चों को ये 9:30 का टाइम देना पड़ा 2-3 दिन, क्योंकि बाद में कुछ सेमिनार्स वगैरह थे तो उस चक्कर में टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो आइए शुरू करते हैं आज। अब हम कोशिश करेंगे, हर बार बोलता हूं, अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू हो, बट कोशिश करेंगे कंटिन्यू हो। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक विकास के उदारवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? आर्थिक विकास का उदारवादी सिद्धांत, आर्थिक विकास का उदारवादी सिद्धांत, उसका समर्थक कौन माना जाता है? रिकार्डो को माना जाता है, माल्थस को माना जाता है, स्मिथ को माना जाता है, या फिर आपके अनुसार सभी रहेंगे? दोस्तों, जो जितने भी थ्योरीज हैं उनके अंदर हर किसी के अपने अपने समर्थक भी मिलेंगे, अपने अपने विरोधी विचारधारा के लोग भी मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किस तरफ क्वेश्चन जा रहा है। तो जो रिकार्डो था वो तो मेन व्यक्ति था ही उदारवादी सिद्धांत का समर्थकों के अंदर, फिर स्मिथ का नाम भी जुड़ जाता है और माल्थस भी आ जाता है। तो आर्थिक विकास के जो उदारवादी सिद्धांत हैं उसके समर्थकों में हम लोग इन तीनों को ही काउंट करते हैं। तो डी जो है वो आपका यहाँ आंसर रह जाएगा। तो आपका आंसर होगा डी। मिलन यादव, राहुल चौहान, उमा पामरा, रेखा डबास, हेलो बेटा, आरती राठौड़, पल्लवी सिंह, जितने भी बाकी बच्चे अभी लाइव आ रहे हैं उन सबका स्वागत है, सबको गुड इवनिंग है सबको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, लुसियन पाई एक फेमस व्यक्ति रहा है, थिंकर रहा है, राजनीतिक विचारक रहा है और उसकी टिप्पणियां बड़ी कारगर साबित हुई हैं, खास करके पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के पोर्शंस में। तो लुसियन पाई के मत के अनुसार राजनीतिक विकास की दिशा में पहला चरण कौन सा होता है, या प्रथम चरण किस चीज को इंगित करता है? विकासशील समाजों का उदय, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास, राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता, या फिर संकट निवारक हेतु नियंत्रण संयंत्र? लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की दिशा में पहला चरण क्या इंगित करता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। यानी अब जो ये राकेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि किस काली प्रिपरेशन हो रहे हैं। कोई बात नहीं राकेश जी, बाद में बात करेंगे। जो प्रिपरेशन हो रही है उसको आप साथ में करते रहिए। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के दिशा में पहला चरण इंगित करता है राष्ट्र राज्य व्यवस्था का सिद्धांत। राष्ट्र राज्य, देखो राज्य अलग और राष्ट्र अलग, लेकिन राष्ट्र राज्य का मतलब यहाँ क्या है? राष्ट्र राज्य का मतलब है कि बफर स्टेट हों, इतने बड़े बड़े स्टेट हों जो अपने आप को राष्ट्र के रूप में डेवलप करें, राष्ट्र के रूप में अपने आप को नोटिफाई करें और उनका जो काम है वो राष्ट्र रूपी हो, सर्व प्रभुता उनकी हो, सेना उनकी हो, धरातल उनका हो, आर्थिक विकास उनका हो, विचारधारा उनकी हो, राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र जो भी मत प्रणाली हो वो भी उनकी हो। तो राष्ट्र राज्य व्यवस्था का जो विकास है वो इसका पहला चरण इंगित करता है। उमा पामरा दिख नहीं रहा बेटा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। एक सेकेंड लो, आप बताइए। आप कोशिश होगी, आप सबको दिख जाएगा। अगर क्लियर नहीं है तो अपने मोबाइल में पिक्सल बढ़ा लीजिए। 144 240 से काम नहीं चलेगा, 720 पहुंच जाइए। और अगर स्क्रीन पे छोटा था तो मैंने इसको बड़ा कर दिया। फटाफट बता दीजिए। अब दिख रहा है क्या सबको? अब सही है, गुड, ओके। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण। मार्क्सीय दृष्टिकोण का मतलब है मार्क्स का अप्रोच। मार्क्स ने राजनीतिक विकास को किस नजरिए से देखा
उसके रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ बताना है। क्या अर्थ होगा? राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण के रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ। देखो एक चीज आप ध्यान रखिए, जितने बच्चे भी लाइव होते हैं या जितने बच्चे बाद में इस वीडियो को देखेंगे, इस टेस्ट को देखेंगे, एक चीज देखिए, क्वेश्चन आसान कौन सा होता है? जिस क्वेश्चन का उसको पढ़ने में हमें लगे कि हमारे हाथ में चीज आ रही है, जिस क्वेश्चन की भाषा जितनी सरल होगी, जिसमें आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, वो क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में वर्ड ऐसे होंगे जो उलझन पैदा करने वाले होंगे, जिस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो टफ होगी, मुश्किल होगी, क्रिटिकल होगी, वो क्वेश्चन उतना भयंकर होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है? राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण। एक तो जो पेपर स्पीड में चल रही थी, एकदम से ब्रेकर आ गया। गाड़ी स्पीड में चल रही थी, एकदम से ब्रेकर आ गया। और ब्रेकर क्या था? मार्क्सीय दृष्टिकोण। पहला तो इसने यहां कंफ्यूज किया, फिर रूपांतरण प्रक्रिया। बंदा सोचेगा यार मार्क्सीय दृष्टिकोण क्या था और ये रूपांतरण प्रक्रिया क्या है? तो ये दो ब्रेकर आए और इन दोनों ब्रेकरों से हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चन से जरा जरा हटने लगा है। और अगर हटने लगेगा तो हमें आंसर ढूंढने में भी दिक्कत आएगी। तो जितना सरल भाषा में क्वेश्चन होगा उतना ही आसानी रहेगी, और जितना क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुश्किल होगी उतना ही हमारे लिए वो टफ होने वाला है। तो ये चीज भी आपके लिए रहेगा। तो ये कहता है, क्वेश्चन पे दोबारा लौटते हैं। क्वेश्चन है राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण के रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ बताइए। तो उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र की तरफ वो इसको लेकर जाना चाहते थे। ठीक है, तो ए आपका आंसर होगा। ए आंसर किन किन बच्चों का है? क्वेश्चन के साथ आंसर दीजिए, मैं पढ़ूंगा सबके आंसर किसका क्या आ रहा है। रेखा डबास ए राइट, आरती राठौड़ ए राइट, वेरी गुड। राहुल चौहान, सतेंद्र यादव, उमा पामरा, पूजा सक्सेना, पल्लवी, उमा, सिमी, हाँ यस, सावित्री पाल ए राइट आंसर। चलो चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, थोड़े से टफ क्वेश्चन है क्योंकि बीच बीच में मैं कोशिश कर रहा हूं कि टफ क्वेश्चन लाए जाएं, क्योंकि 200 क्वेश्चनों में से मैं मानता हूं कि 40-50 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पढ़ते ही आपको चक्कर आने वाला होगा, और लगभग 200 में से 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए टफ होते हैं, कुछ हाई लेवल के टफ, कुछ लो लेवल के टफ। तो अब उन क्वेश्चनों को ला रहा हूं मैं जो आपको, आप सोचोगे कि यार ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, ऐसा भी स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हमें समझ में आए वही बढ़िया हो, बट चीजें हमारे खिलाफ भी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने का सर्वोत्तम विकल्प है। राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने का सर्वोत्तम विकल्प क्या होता है? तो आपका आंसर होगा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन। जितनी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं शक्तिशाली होंगी उतना ही राजनीतिक विज्ञान गहन और व्यापक स्तर पर कामयाब होगा। यह चीज याद रखना। हाँ, पूजा सक्सेना क्वेश्चन घुमाकर भी देते हैं, वो भी घुमा देता है। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। देखो क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जितना शक्तिशाली हम बनाएंगे ना, उतना ही राजनीतिक विज्ञान गहरा होता जाएगा और उसका फैलाव ज्यादा होता जाएगा। डी आंसर, सी आंसर आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विकास के एंटरप्रेन्योर सिद्धांत का समर्थन किसने किया? अब देखिए, एंटरप्रेन्योर सिद्धांत किसका है? विकास का। एंटरप्रेन्योर सिद्धांत किसका है? विकास का। और इसका समर्थक कौन है? विकास के एंटरप्रेन्योर सिद्धांत का समर्थक विक्रांत, हेलो विक्रांत। विकास के एंटरप्रेन्योर सिद्धांत का समर्थक किसको माना जाता है? ग्रीन को माना जाता है, लॉक को माना जाता है। ये इनका नाम तो कभी आपने उसमें सुना नहीं होगा, तो फिर आपका आंसर क्या हो सकता है? फटाफट आंसर दीजिए। 5वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे रेखा डबास से। क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। आरती राठौड़, पल्लवी, राधा, उमा, सावित्री, पूजा सक्सेना। नेक्स्ट जल्दी, जितने बच्चे लाए सबके नाम तो आने चाहिए ना। आरती राठौड़ फटाफट जल्दी। अभी तक ज्यादातर बच्चों के आंसर ठीक हैं। ये मिलन ने आते ही गलती कर दी, मिलन यादव ने आते ही गड़बड़ कर दी, वरना सबका लगभग ठीक चल रहा था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सतेंद्र यादव गुड, सुशीला कादियान वेरी गुड। अब तो पता चल गया होगा ना गुड कहाँ और गड़बड़ कहाँ है। नीतू परमार बेटा गलती होगी, फटाफट जल्दी। आंसर है सी, आंसर है सी। विकास का जो एंटरप्रेन्योर थ्योरी है, जो एंटरप्रेन्योर सिद्धांत है, उसका समर्थन शम्पेटर ने किया है। वेरी गुड मिलन, शम्पेटर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है,
आर्थिक परिपक्वता जो इकोनॉमिकल मैच्योरिटी है उसका सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, थ्योरीज वाले लॉजिक में खास करके, जहां जहां हम डॉक्ट्राइन और थ्योरीज की बात करते हैं। आर्थिक परिपक्वता इकोनॉमिक मैच्योरिटी का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्राइन है, वो किसने दिया है? एल्विन हंसेन ने, जेएम कीन्स ने, दोनों ने मिलकर, या इनमें से किसी ने भी नहीं? छठे क्वेश्चन का आंसर, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा छठा कहां से शुरू हुआ है। आप लोग कुछ बच्चे सीधा सी और डी डाल देते हैं ना। छठे, ज्योति शर्मा, आरती राठौड़, रेखा डब्बा, सावित्री पाल, उमा पामरा, राहुल चौहान, पूजा सक्सेना, राधा रानी, पल्लवी सिंह, पूजा यादव, मिलन यादव, मनु, अंजू त्रिपाठी, सत्येंद्र यादव। वेरी गुड, दोनों रहेगा भाई। आर्थिक परिपक्वता का जो सिद्धांत है, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, आप मान लो आपके पास, इसका आंसर तो आपका सेकंड रहेगा, ठीक है, ये तो हम कर ही रहे हैं। अगर मान लो आपके पास 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे बच गए जो बात ही नहीं बन रही है, 50 क्वेश्चन काफी टफ बच गए, और उन 50 में से आप चाहते हैं कि दो चार क्वेश्चन निकलें, और उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन अगर हो तो फिर आपका आंसर ये बन जाएगा। अगर आपको लगे ना कि कीचड़ में से भी कमल को निकालना है, या जो क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल गए उनमें से भी हमें एक दो ठीक करना है, और ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, ए बी दोनों या कोई नहीं, तो 70% चांस जो है वो दोनों का रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी जगह जो लोग बोलते हैं ना कि नेगेटिव मार्किंग में वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जो नहीं आता है, वो बकवास है, बिल्कुल बकवास है। क्योंकि अगर बिल्कुल आसपास भी नहीं है तो ठीक है, वरना क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है सीधा सा, तो उसके और भी तरीके होते हैं, और भी कॉमन सेंस होती है। पेपर सोल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता कि हमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, नहीं, इतना हथियार डालने वाले लोग भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियोज में कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करना है जो ना भी आता हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 19वीं सदी की परिस्थितियों को आदर्श माना है? 19वीं शताब्दी की परिस्थितियों को आदर्श किसने माना है? आंसर होगा आपका हैंसेन। क्वेश्चन नंबर है आठवां क्वेश्चन, ऑन पॉलिटिकल अंडर डेवलपमेंट, ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट किसकी रचना है? ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट, ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट किसकी रचना है? ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट, ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट किसकी रचना है? ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट किसकी रचना है? आंद्रे गुंडर फ्रांक इसकी रचना है, और रचना का नाम है ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट। सी आंसर होगा वे सबका। क्वेश्चन नंबर है 9वां, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, ये रचना किसकी है? द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ किसकी रचना है? द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ किसकी रचना है? 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ किसकी रचना है? द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ किसकी रचना है? पाल बैरन की रचना है, गैटल की रचना है, कोकर की रचना है, या सेबाइन की रचना है? पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ किसकी रचना है? सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, शुरू कर दीजिए फटाफट। ज्योति शर्मा, पल्लवी सिंह, राहुल चौहान, पूजा यादव, पूजा सक्सेना, मनु, सावित्री पाल। सर ये क्लास हिंदी पीजीटी के लिए काम आएगी क्या? बिल्कुल जा सकते हैं विक्रांत, बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, कोई फायदा नहीं टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पीजीटी हिंदी वाले बच्चे हैं तो यू कैन मेल लिव नाउ, नहीं काम आएगी, मतलब ही नहीं है किसी बच्चे का बिना वजह टाइम वेस्ट करने का हमारा कोई इरादा बिल्कुल नहीं है। शाबाश। उमा पामरा, अंजू त्रिपाठी, मिलन यादव। विक्रांत आपकी जो क्लासेज हैं वो दिन में आती हैं, हिंदी की भी आती है और इंग्लिश की भी आती है, जीएस की भी आती है, बाकी दिन में क्लास आती हैं। सत्येंद्र यादव, सुशीला कादियान, राधा रानी, मिलन यादव, अंजू त्रिपाठी, उमा पामरा। गुड। एच के दीक्षित। देखो भाई, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ जो है वो पाल बैरन की रचना है। पाल बैरन, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ जो है वो पाल बैरन की रचना है।
ठीक है, तो आज एक तरफ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और एक बाहर गली में, हमारी गली में एक जबरदस्त वाला कंपटीशन चला हुआ कुत्तों के बीच में, तो ना वो चुप हो रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि अगर शांत हो जाए तो थोड़ी सी क्लास ढंग से चल पड़े, बट मुझे लग नहीं रहा कि आज ये होंगे। हाँ, पूजा सक्सेना कभी कभी सबके गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां है, राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या निम्न में से कौन से वक्तव्य से मिलती है? राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या निम्न में से कौन से वक्तव्य से मिलती है? तो वक्तव्य है ये, परिवर्तन के वैकल्पिक प्रतिमान व्यवस्थात्मक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, ये बहुत कम चांस होते हैं ठीक होने वाले, तो ऐसे क्वेश्चनों पे रिस्क तो खैर नहीं ले सकते, बट उनको हम एक एक बार पढ़ करके उनको थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये चीज आपको देखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, जिन उग्र तुलनात्मक सिद्धांतवादियों ने अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? आंसर आपको बताना है, आंसर आप बताएंगे, और अगर आंसर आप बताएंगे तो फिर इसके अंदर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, फटाफट आप जल्दी बताइए कि क्या ऑप्शन होगा। जिन उग्र तुलनात्मक सिद्धांतवादियों ने अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अलगाव और आधुनिकीकरण, अलगाव और निर्भरता, निर्भरता और आधुनिकीकरण, और साम्राज्यवाद और निर्भरता। आंसर बताइए फटाफट जल्दी। जल्दी बताइए आंसर। जिन उग्र तुलनात्मक सिद्धांतवादियों ने अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने निम्न में से किसका समर्थन किया था? आपका आंसर, आंसर बच्चों के आने शुरू हो चुके हैं, आंसर आप लोगों के आने शुरू हो चुके हैं, ए, बी, सी या फिर डी। ज्यादातर बच्चों के ए और सी में डाउट चल रहा है, देखते हैं ए ठीक रहेगा या ठीक सी ठीक रहेगा या इनमें से कोई भी ठीक नहीं रहेगा, शायद ये भी चांसेस हो सकते हैं। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। जिन उग्र तुलनात्मक सिद्धांतवादियों ने अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने किसका समर्थन किया? उन्होंने अलगाव और आधुनिकीकरण का? नहीं। निर्भरता और आधुनिकीकरण का? बिल्कुल नहीं। अलगाव निर्भरता? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने किसका समर्थन किया? उन्होंने समर्थन किया साम्राज्यवाद और निर्भरता का। डी आंसर होगा। अब मुझे लग रहा है कि सबके विकेट गिरेंगे धीरे धीरे करके, आप लोग क्वेश्चन को ठीक की बजाय गलत करने की स्थिति में अब आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर है 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, 12वां क्वेश्चन। निम्न में से किसे राजनीतिक विकास के अध्ययन का प्रमुख अभिकर्ता माना जाता है? राजनीतिक विकास के अध्ययन का प्रमुख अभिकर्ता किसको माना जाता है? लुसियन पाई को, रिकार्डो को, माल्थस को या फिर स्मिथ को? लुसियन पाई। राजनीतिक विकास के अध्ययन का प्रमुख अभिकर्ता लुसियन पाई को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 13वां, एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी रचना है? एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट रचना किसकी है? आंसर होगा लुसियन पाई। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक विकास को समझने के लिए राजनीतिक समाजीकरण का सबसे अधिक आशाजनक दृष्टिकोण है, इसलिए है, क्यों है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्या वजह है? तो रीजन होगा समाजीकरण व्यक्तियों को सांस्कृतिक एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेता है, उनको शामिल कर देता है। क्वेश्चन नंबर है 15वां, लुसियन पाई के मत में विकास की प्रक्रिया में क्या संकट आता है? लुसियन पाई के अनुसार विकास की प्रक्रिया में क्या संकट सामने आता है? संकट आएगा, पहचान का संकट आता है, एकीकरण का संकट आता है, सहभागिता का संकट आता है, तो आपका आंसर रहेगा डी, सभी के सभी संकट आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां, वैधता के संकट का उल्लेख विकास प्रक्रिया के संदर्भ में किसने किया है? वैधता का जो संकट है, वैधता का जो संकट है उसका उल्लेख विकास प्रक्रिया के संदर्भ में किसने किया है? किसने किया है? सोमपीटर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्ध विकास आर्थिक अधीनता का सहगामी है, यह विचार संबंधित है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार एप्टर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18वां, श्रम विभाजन को किसने बाजार के ढांचे पर निर्भर बताया है? किसने निर्भर बताया है? स्मिथ ने इसको निर्भर बताया है।
क्वेश्चन नंबर 19वां, रैनिस के मत में विकास की मुख्य बात क्या है? रैनिस के मत में विकास की जो मुख्य बात है वो पूंजी स्टॉक, जनसंख्या, तकनीकी परिवर्तन सभी के सभी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, विकास प्रतिमान तीसरी दुनिया के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए एक व्यावहारिक आधार प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है, मेरा मतलब ये है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, रोज हम शाम को 9:30 बजे कल फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि कल क्लास नहीं होगी, कल भी क्लास होगी, जैसे आज क्लास हुई है। कोशिश करेंगे कि अब क्लास किसी दिन ना टाली जाइए, हर बार बोलना पड़ता है, लेकिन कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की क्लास में हम लोगों को कोई फर्क पड़ता है ना लेने में, बल्कि बुरा लगता है जिस दिन क्लास नहीं ले पाते हैं। तो ये 9:30 पर 9:30 पर हम कल फिर मिलेंगे। जिन बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं है वो मैसेज करके व्हाट्सएप पर आ जाइए। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा पता ही है कि कौन सा व्हाट्सएप नंबर है, और जिन बच्चों ने नोट्स ऑर्डर नहीं किया, नोट्स ऑर्डर फटाफट कर लीजिए। कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और चैप्टर बड़ा बेहतरीन होने वाला है। आज भी मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला था, बट कुछ नेट की कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, कुछ बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है आज, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है, और मैं नहीं चाहता कि पूरा शांति से अगर ना क्लास ली जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 8447410108 व्हाट्सएप पे फटाफट जल्दी पहुंच जाइए आप लोग, और कल फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए। कल का चैप्टर, हाँ कल का चैप्टर बता देता हूं मैं आप लोगों को। कल का चैप्टर है जो फेमस कंसेप्ट्स है ना, जैसे अधिकार है, कर्तव्य है, समानता है, स्वतंत्रता है, अब उनको लेंगे हम, अब उनको शुरू करने वाले हैं। तो कल का चैप्टर है जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, जिसमें अधिकार और कर्तव्य सबसे पहले लेंगे। और ये अधिकार और कर्तव्य भारत वाले नहीं होंगे, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है उनकी बात नहीं होगी यहाँ पर, उनकी अब बात होगी प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, सामाजिक अधिकारों के बारे में, ऐतिहासिक सिद्धांतों के बारे में, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जैसे क्वेश्चन आने वाले होंगे, मानवाधिकारों की बात होगी, संपत्ति के अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई, जिसमें हाब्स आएगा, बेंथम आएगा, लाक आएगा, लस्की आएगा। तो जितनी भी प्रमुख अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से लेने वाले हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कल आप लोग जितने बच्चे हैं ना, टाइम एक्स्ट्रा निकाल के आइएगा, क्योंकि कल की क्लास में 70 से 80 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, ज्यादा समय होगा।